नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें अपन बात करें करों का वर्गीकरण, यानी कौन से कर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, कौन से कर है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो देखिएगा बेटा, हमारे भारत की हम बात करें, भारत तो भारत में संघात्मक शासन है, फेडरल सिस्टम है। भारत में संघात्मक क्या है, शासन है। और संघात्मक शासन वो शासन होता है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र की अलग सरकार होती है, राज्यों की अलग सरकार होती है। केंद्र के अलग काम होते हैं, राज्यों के अलग काम होते हैं। केंद्र को अलग वित्त की ज़रूरत होती है, राज्यों के अलग वित्त की ज़रूरत होती है। इसलिए केंद्र सरकार का बजट अलग होता है, राज्य सरकारों का बजट अलग होता है। तो बेटा, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन है। और ये शक्ति विभाजन कितनी सूचियों में? शक्ति विभाजन 3 सूचियों में है। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। बेटा, संघ सूची है, इसमें जो भी विषय आते हैं इन पे कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची पे जो विषय होते हैं इन पे स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी निर्णय ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी निर्णय ले सकती है, कानून बना सकती है। पर ध्यान रखें, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है और राज्य की सरकारों ने भी कानून बनाया है और इन दोनों के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कानून मान्य होता है। तो बेटा जी, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार के अपने अलग काम हैं, राज्य की सरकारों के अपने अलग काम हैं। इसलिए केंद्र को अलग वित्त की ज़रूरत होती है और राज्यों को अलग वित्त की ज़रूरत होती है। तो हमारे संविधान में केंद्र सरकार को भी बेटा वित्तीय स्रोत प्रदान किए गए हैं और राज्य की सरकारों को भी वित्तीय स्रोत प्रदान किए गए हैं। यानी कुछ कर हैं वो राज्य सरकारों को लगाने का अधिकार दिया गया है, कुछ कर केंद्र सरकार को लगाने का अधिकार दिया गया है। परंतु केंद्र सरकार के पास में जो कर लगाने का जो दायरा है वो बड़ा है, ज़्यादा है। जितने भी महत्वपूर्ण जो कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरोपित किए जाते हैं और राज्य सरकार को जो कर दिए गए हैं वो कम महत्व के हैं या उनसे कम रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए राज्यों को वित्त के लिए बेटा किस पे निर्भर रहना पड़ता है? केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त या करों का बंटवारा है वो होता है बेटा वित्त आयोग की सिफारिश पे, वित्त आयोग। ध्यान रखना दोस्तों, हालांकि भारत में राज्य सरकारों को भी वित्तीय स्रोत प्रदान किए गए हैं, पर राज्य सरकारों को जो वित्तीय स्रोत प्रदान किए गए हैं वो अपेक्षाकृत कम महत्व के हैं। ये राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो राज्यों को वित्त के लिए सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र और राज्यों के बीच करों का जो विभाजन करने के लिए बेटा भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग का उल्लेख है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन है प्रति 5 वर्ष के अंतराल में। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष के अंतराल में बेटा जी ध्यान रखना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, भारत में अगर वित्त आयोग देखें तो भारत में आज तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह।
एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में बेटा जी 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं और 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो प्रद्युमन सिंह हैं। प्रद्युमन सिंह है, ये ध्यान रखने की बात है। अब बात आती है कि कौन से कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, कौन से कर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। तो देखते हैं अपन करों का वर्गीकरण। केंद्र सरकार के कर यानी वो कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, ध्यान रखना कृषि आय के अतिरिक्त अन्य जितने भी आय के सोर्सेज हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। कृषि आय के अतिरिक्त आय के अन्य जितने भी स्रोत हैं उन पे टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है और आयकर का स्लैब मैं आपको बता ही चुका हूँ। वर्तमान समय में भारत में टैक्स फ्री जो वार्षिक आय है वो तो 2.5 लाख है और बेटा जी आयकर का अधिकतम स्लैब आपसे पूछता है तो आयकर का अधिकतम स्लैब वो 30% है। फिर आप देखें निगम कर, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ध्यान रखना भारत में आयकर है, इसका भी अधिकतम स्लैब कितना है 30% और निगम कर है ये भी कितना है 30%। बेटा आयकर और निगम कर में अंतर क्या है, ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति विशेष की आय के ऊपर जो कर आरोपित किया जाता है तो आयकर कहलाता है और किसी पंजीकृत कंपनियों की आय पर सरकार कर आरोपित करती है उसको निगम कर कहा जाता है। तो निगम कर ध्यान रखना किस पे लगता है, पंजीकृत कंपनियों की आय पर, यानी पंजीकृत कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है वो कौन सा कहलाता है, निगम कर। और निगम कर कौन लगाती है, निगम कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तीसरा है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क है ये भी कौन सी सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और सीमा शुल्क आपने पढ़ ही रखा है, किस पे लगाया जाता है, निर्यात और आयात। निर्यात और आयात, निर्यात और आयात पे लगने वाला कर है वो सीमा शुल्क कहलाता है। सीमा शुल्क को कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। और बेटा जी सीमा शुल्क मूल्य के अनुसार भी होता है और मात्रा के अनुसार भी होता है। बहुमूल्य वस्तुएं उन पे सीमा शुल्क मूल्य के अनुसार होता है और कम मूल्य की वस्तुएं हैं इन पे सीमा शुल्क मात्रा के अनुसार होता है। फिर है संपत्ति या उत्तराधिकार शुल्क। बेटा संपत्ति शुल्क कह दो, उत्तराधिकार शुल्क कह दो, इसी को मृत्यु कर भी कहा जाता है। मृत्यु कर ये होता क्या था, हालांकि अभी तो वर्तमान समय में ये कर अस्तित्व में नहीं है। उत्तराधिकार शुल्क कह दो, संपत्ति कर कह दो, मृत्यु कर कह दो, ये क्या होता था बेटा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों के नाम ट्रांसफ़र करने पर जो कर लिया जाता था उसको उत्तराधिकार शुल्क, संपत्ति शुल्क या मृत्यु कर भी कहा जाता था। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। स्टाम्प शुल्क, बेटा स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय व विज्ञापन पर कर, जो न्यूज़पेपर हैं या जो भी अन्य एडवर्टाइजमेंट हैं इनके ऊपर जो शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। फिर आप देखें रेल हैं, समुद्री हैं, वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले यात्रियों पर कर। समुद्री मार्ग, वायु मार्ग और रेलवे के द्वारा जो भी जो यात्री ले जाए जा रहे हैं उन पे टैक्स लगाया जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। शेयर बाजार पे ऊपर कर है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सर्विस टैक्स है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। प्रोडक्शन शुल्क हैं, उत्पादन शुल्क, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और धन पे वार्षिक कर है ये भी कौन सी सरकार लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो देखिए जितने भी आय के जो प्रमुख स्रोत हैं उन पे भारत में कर लगाने का अधिकार वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर बात आती है कि राज्य सरकारों के कर, कि राज्य सरकारें कौन कौन से कर लगा सकती हैं। तो नंबर 1 है भूमि कर। ध्यान रखना भूमि के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो राज्य सरकारें लगाती है।
भवन कर हाउस टैक्स है वो राज्य सरकारें लगा सकती है। एल्कोहल और मदिरा पे शुल्क है वो राज्य सरकारें लगा सकती है। विद्युत के ऊपर जो कर लगाती हैं वो आपकी राज्य सरकारें लगाती हैं। समाचार पत्र व दूरदर्शन के अतिरिक्त अन्य जो विज्ञापन पर कर हैं वो आपकी राज्य सरकारें लगाती हैं। कृषि आय हैं, वैसे तो आपको पता है अधिकांश राज्यों ने कृषि आय को आयकर के दायरे से बाहर रख रखा है, पर ध्यान रखना यदि कृषि आय पर कर लगाना चाहे तो कौन सी सरकार लगा सकती है। यदि कृषि आय पर कर लगाना चाहे तो राज्य सरकारें हैं वो कृषि आय पर कर, संबंधित राज्य की राज्य सरकार है वो कृषि आय पर आयकर लगा सकती हैं, क्योंकि कृषि है वही राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची में आती है। फिर है कृषि भूमि पर संपदा शुल्क लगाना चाहे तो आपकी राज्य सरकारें लगा सकती है। फिर है चूंगी कर, चूंगी कर राज्य सरकारें लगा सकती है। बेटा सड़क आवागमन पथ कर, देखो टोल टैक्स दो प्रकार का होता है, पथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको कहते हैं नेशनल हाईवे। इन पे अगर टैक्स लगाना चाहे तो वो तो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक होता बेटा राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जिनको कहते हैं स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे। और स्टेट हाईवे पर अगर टैक्स लगाना चाहती है तो संबंधित राज्य की सरकार लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। फिर देखिएगा कुछ बातें नोट करके लिखी हुई है कि भारत में राजकोषीय घाटा 2021-22 में जीडीपी का 6.9% रहा, ये पहले भी अपन सूचना आ चुकी है, और 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान है। राजस्थान में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2021-22 में 5.86% रहा है और 2022-23 में 6.12% रहने का अनुमान है, वो बजट में लगाया गया है। तो देखिएगा बेटा जी, अपन ने जो बात की है वो की है करों का वर्गीकरण, कि कौन से कर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, कौन से कर है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। ऐसा वर्गीकरण क्यों है, तो कारण अपन जान चुके हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और जहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वह केंद्र सरकार के अलग काम होते हैं, राज्य सरकारों के अलग काम होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को अलग वित्त की ज़रूरत होती है, राज्य सरकारों को अलग वित्त की ज़रूरत होती है। इसीलिए बेटाओ भारत में केंद्र सरकार को भी टैक्स लगाने का अधिकार वो दिया गया है और राज्य सरकारों को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। पर केंद्र की अपेक्षा राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए हैं टैक्स के मामले में वो अपेक्षा कम महत्व के हैं, वो राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्यों को वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और प्राय ये आरोप भी लगाया जाता है, जिन राज्यों में ये आरोप भी लगते हैं, बार बार आप अखबारों में सुनते हो कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बेटा सेंट्रल में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, राज्यों में उस पार्टी से संबंधित जो सरकारें हैं उनको वित्त देने में प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और अगर विरोधी दल की सरकारें हैं तो उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ऐसा आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है। और इसीलिए बेटा जी भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करने के लिए, करों का निर्धारण करने के लिए भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग इसका गठन प्रति 5 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत में आज तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, और 15 वित्त आयोग हैं ये 2000 इसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक के लिए है। 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष NK सिंह जी को बनाया गया है। और ध्यान रखना, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आज तक बेटा 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। राजस्थान के पहले वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष KK गोयल थे, और 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अगर आपसे पूछता तो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह रहे हैं। इसी प्रकार भारत की अपन बात करें तो भारत में पहले वित्त आयोग जिसका गठन 1950-51 में किया गया था, तो भारत में आज जो पहला वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। KC नियोगी भारत में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
राजस्थान में पहला वित्त आयोग 1995 में गठित किया गया था, जो 1995 से 2000 तक के लिए था, और इसका अध्यक्ष के गोयल को बनाया गया था। तो ये थोड़ी बातें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। फिर बेटा जी ये अपन ने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से कर लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से कर लगाती है, ये अपन ने चार्ट में देख लिया है। थोड़ा सा मैं आपको भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया है वो बता दूं कि बजट का निर्माण आखिरकार होता कैसे है। अपन ने देखा था कि बजट निर्माण है ये सितंबर अक्टूबर माह से शुरू हो जाता है। देखिएगा इधर बेटा, वो बजट निर्माण की प्रक्रिया, बजट निर्माण की प्रक्रिया कि बजट बनता कैसे है। बेटा आम बजट की बात कर रहा हूं, वित्त बजट की बात कर रहा हूं, ठीक है। बेटा वित्त बजट है, ये वित्त बजट कौन बनाता है? वित्त बजट बनाता है वित्त मंत्रालय। भारत में बजट बनाने का काम है वो वित्त मंत्रालय का होता है। किसके निर्देशन में होता है? ये वित्त मंत्री के निर्देशन में, वित्त मंत्री के निर्देशन में होता है। वित्त मंत्री अपना ये काम, वित्त मंत्रालय अपना ये काम है सितंबर अक्टूबर माह से प्रारंभ कर देता है। बेटा ध्यान रखना, भारत में जिस पत्र में बजट भरा जाता है उसको कहा जाता है स्केलेटन पेपर। स्केलेटन पेपर, ध्यान रखना, भारत में जिस पत्र में बजट भरा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्केलेटन पेपर। अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसको ग्रीन शीट्स कहते हैं, भारत में इसको स्केलेटन पेपर कहते हैं। तो स्केलेटन पेपर में बजट भरा जाता है, आप सामान्य अर्थों में बजट पत्र कह सकते हो। अब क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं, बोले यार सरकार इतने अनुमान कैसे जुटा लेती है कि इतना हमारे को आय होने वाली है, इतना व्यय होने वाला है, ऐसा सारा पता सरकार कैसे कर लेती है? तो बेटा होता क्या है, सितंबर अक्टूबर माह से ये वित्त मंत्रालय हैं, ये बेटा वो सभी जो विभाग हैं, सभी जो विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, इन विभागों को ये स्केलेटन पेपर भेजना शुरू कर देता है। सितंबर अक्टूबर माह से बेटा वित्त मंत्रालय हैं, ये सभी विभागों को क्या भेजना शुरू कर देता है? स्केलेटन पेपर भेजना शुरू कर देता है सभी को। और स्केलेटन पेपर में विभाग को आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान भर के वापिस वित्त मंत्रालय को लौटाना होता है। तो देखिए सितंबर अक्टूबर माह से काम शुरू हो गया, वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को स्केलेटन पेपर भेजना शुरू कर दिया। जब विभागों के पास में स्केलेटन पेपर पहुंच गए तो विभाग का मुखिया कौन होता है? संबंधित विभाग का मंत्री। तो विभाग के मुखिया का ये दायित्व होता है कि वो अपने प्रमुख अधिकारी सचिव वगैरह होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, कि वो अपने प्रमुख अधिकारियों से विचार विमर्श करके इस स्केलेटन पेपर में आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय का पूर्वानुमान भरे और वापस कहाँ भेज दे? वित्त मंत्रालय को। तो देखिए वित्त मंत्रालय ने यह काम सितंबर अक्टूबर से शुरू कर दिया, सभी विभागों को स्केलेटन पेपर भेज दिया। जब सभी विभागों को स्केलेटन पेपर भेज दिया तो विभाग के मुखिया ने अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करके इस स्केलेटन पेपर में जो आय और व्यय हैं, आय और व्यय के जो आंकड़े हैं, आगामी वित्त वर्ष के लिए आय और व्यय के आंकड़े भर करके वापिस का भेज दिया? वापिस वित्त मंत्रालय को भेज दिया। जब सभी विभागों से आय और व्यय के पूर्वानुमान के स्केलेटन पेपर वित्त मंत्रालय के पास आ जाते हैं तो वित्त मंत्रालय इन आय और व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रख करके बजट का कच्चा प्रारूप बना लेता है, बजट का ड्राफ्ट बना लेता है। ध्यान रखना, हम सोचते हैं ना कि सरकार के पास में इतने आंकड़े कहाँ से आते हैं, तो ये विभागों से जुटाए जाते हैं कि किस विभाग में संभावित खर्चा क्या हो सकता है आगामी वर्ष में और संभावित इनकम क्या हो सकती है। तो बेटा जी ये आय और व्यय के आंकड़े इन्होंने भरे विभागों ने और वापिस वित्त मंत्रालय को लौटा दिए। जब सभी विभागों से स्केलेटन पेपर हैं वो वित्त मंत्रालय के पास आ जाते हैं तो वित्त मंत्रालय
इनको आधार बना करके बजट का कच्चा प्रारूप बना लेता है। अब कच्चा क्यों कह रहा हूँ? कच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पक्का होता है संसद की स्वीकृति के बाद। तो कच्चा प्रारूप बना लिया। कच्चा प्रारूप बन गया, सेंट्रल बजट की बात कर रहा हूं। तो 1 फरवरी को बेटा वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ध्यान रखना, अगर राज्य स्तर है तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से, और राष्ट्रीय स्तर है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से बजट को कहाँ रखता है? बजट को वित्त मंत्री जी लोकसभा में रखते हैं। और बजट पर सबसे पहले वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है। जैसा अभी मैंने बताया कि केंद्रीय बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण जी का बजट भाषण है वो 92 मिनट का रहा है। तो बजट पर सबसे पहले वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है और इस बजट भाषण में वित्त मंत्री सदन के सदस्यों को आगामी बजट की रूपरेखा से अवगत करवाते हैं कि आने वाला बजट है वो किस प्रकार का आने वाला है, ये अपने बजट भाषण में बताते हैं। फिर बेटा जी प्रत्येक विभागवार बजट के ऊपर परिचर्चा होती है, बहस होता है, मतदान होता है और संसद की स्वीकृति के बाद बेटा ये बजट है पारित हो जाता है, बजट लागू हो जाता है। जनरली आप देखेंगे तो सरकार जो कच्चा बजट बनाती है वही पक्का होता है। क्यों? सरकार जो बजट बनाती है वो ही पक्का होता है, कच्चा बजट है वही पक्का होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान रखना, सरकार किसकी होती है? सरकार उसकी होती है जिसका लोकसभा में क्या होता है? बहुमत होता है। जो बहुमत प्राप्त पार्टी होती है उसकी सरकार होती है। और जब बजट रखा जाता है लोकसभा में तो सरकार अपने बहुमत के बल पर उस बजट को क्या करवा लेती है? पारित करवा लेती है। तो प्राय जो कच्चा होता है वही क्या होता है? पक्का होता है। इस पे जो औपचारिकता है, बहस है, वो एक बहस है, परिचर्चा है, मतदान है, एक औपचारिकता है। क्योंकि अगर कोई संशोधन किया गया है, बहस में कोई बात आई, उसको मानना या नहीं मानना सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सरकार बहुमत में होती है और वो अपनी बहुमत शक्ति पर बजट को ज्यों का त्यों पारित करवा लेती है। हाँ, अगर सरकार ने मान लीजिए बजट रखा है और इसमें बेटा सदन में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वो कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। कटौती प्रस्ताव पारित हो गया यानी सरकार के अगेंस्ट में जो लोग हैं वो ज़्यादा हो गए। अब अगेंस्ट में लोग ज़्यादा हो गए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने अपना विश्वास मत है वो खो दिया है, अपना विश्वास खो दिया है। और ऐसी स्थिति में बेटा सरकार उसको क्या करना पड़ता है? सरकार को या मंत्रिमंडल को, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो बेटा जी ये बजट बनाने की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। जब सभी विभागों पे परिचर्चा, बहस और मतदान हो गई, संसद ने बेटा स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या होता है? फिर जो जितने भी स्वीकृत राशि है उसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी जाती है और वो राशि विभाग के खाते में डाल दी जाती है और 1 अप्रैल से नया बजट है वो लागू हो जाता है। ये बजट बनाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। कि बजट कब से शुरू होता है? तो बजट बनाने का काम है सितंबर अक्टूबर माह से बजट बनाने का काम है वो शुरू हो जाता है और यहीं हमारा बजट वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।